हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। कोई करंट कैरिंग वायर है, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा बायोट सावर्ट लॉ। बायोट अलग नाम है और सावर्ट अलग नाम है। मतलब कि दो आदमी ने मिलकर ये बताया कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो बायोट सावर्ट लॉ में हम लोग क्या करते हैं कि एक करंट एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से एक करंट एलिमेंट, ये हो गया आपको करंट कैरिंग वायर, ओके। और यहाँ पर एक करंट एलिमेंट ले लेते हैं जो मैं आपको जब फोर्स बताया था करंट कैरिंग वायर की वजह से, तो वहाँ पर मैं बताया था कि यहाँ पर आई और डीएल वेक्टर ले लेते हैं जिसको करंट एलिमेंट बोलते हैं। और इस पर क्या करते हैं, इसी तरह से टेंजेंट ड्रॉ करके इसकी डायरेक्शन को हम लोग पता करते हैं। तो आई डी एल का ये हो गई डायरेक्शन, इधर डायरेक्शन हो गया। इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये हो गई थीटा और ये हो गई आर वेक्टर। क्लियर है? और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्रॉस होगा और इसका नाम होगा डी बी वेक्टर। ये समझ में आया? डी बी एक वेक्टर है और वहाँ पर सिंबल मैंने क्रॉस दिया है। और क्रॉस क्यों दिया है ये तो हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी आइडियल एलिमेंट के वजह से इस पी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है जो आर डिस्टेंस पर रखा हुआ है ना भाई? आर डिस्टेंस पर रखा हुआ है ये पॉइंट। तो क्या करते हैं कि डी बी है ना, डी बी इज स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल करंट एलिमेंट, ड्यू टू आइडियल करंट एलिमेंट। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, डी बी जो है डी बी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, आई डी एल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आई डी एल। ये ऐसे लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक करंट, एक हो गया। दूसरा है कि डी बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी एल साइन थीटा है, ये सेकंड हो गया। और जो डी बी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर का होगा आर स्क्वायर। अगर इस सभी को लेके चलते हैं कि डी बी आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे, डी बी इज इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर, वेयर के इज एनी कांस्टेंट, इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, नोन एज फील्ड कांस्टेंट, इसका नाम है आपको फील्ड कांस्टेंट बोल देते हैं। ये एक करंट कैरिंग वायर है। इस वायर की वजह से हमको पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस बात पर डिपेंड करेगी? एक तो आइडियल वेक्टर पर डिपेंड करेगी, आर वेक्टर पर डिपेंड करेगी, है ना, कि कितना दूर रखा हुआ है, और साथ में इस थीटा पर भी डिपेंड करेगी।
और थीटा किसके बीच का एंगल है, आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर, या इसी को कर सकते हैं आर कैप भी कर सकते हैं, मतलब कि आर के बीच का एंगल है, आर वेक्टर और आइडियल के बीच का एंगल है। तो इसकी एक कांस्टेंट आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं फील्ड कांस्टेंट, और इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि dB वेक्टर इज ए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल वेक्टर करंट एलिमेंट अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ कहता है कि किसी अगर करंट में जितनी ज़्यादा करंट होगी, किसी वायर में जितनी ज़्यादा करंट होगी उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे फील्ड होगी, और जितने ज़्यादा उसकी लंबाई होगी, है ना, लेंथ, उतने ही ज़्यादा फील्ड होगी। ये भी कह रहा है dB जितने ज़्यादा पॉइंट होगी उतनी ही फील्ड कम होगी इन्वर्स में। इन सभी को लेकर चले तो ये मिला, और ये समानुपाती हटा दिए तो कांस्टेंट मिल गया आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, वेयर के इज एनी कांस्टेंट नोन एज फील्ड कांस्टेंट। अब यहाँ पर बात करते हैं कि थीटा क्या है। थीटा जो है एंगल बिटवीन, थीटा एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर, ठीक है, या आर कैप लिख सकते हैं, इसके बीच का एंगल है। ओके, अब के की अगर हम बात करें, कि कांस्टेंट, इसकी अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा। के की बात करते हैं तो यहां पर लिखते हैं के इक्वल टू, लिखते हैं हम लोग म्यू डिवाइडेड बटे 4 पाई, ठीक है, और म्यू इक्वल टू लिखते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो फॉर एयर के लिए बात करते हैं, फॉर एयर मीडियम, फॉर एयर मीडियम म्यू आर का वैल्यू क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। और फॉर अदर के लिए, फॉर अदर मीडियम, इसके लिए म्यू आर का जो वैल्यू होता है वो 1 से बड़ा होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, सॉरी, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मीडियम पे भी डिपेंड करती है। मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम ऑल्सो, दैट इज magnetic field depends on medium also। मीडियम पे डिपेंड करेगी, इसमें कोई शक नहीं है कि मीडियम पे ये डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर? ओके। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये जो वैल्यूज है वो डिपेंड करेगी आपको मीडियम पे। क्लियर? अब क्या है कि म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 लिखते हैं, और म्यू नॉट का वैल्यू जो लिखते हैं वो लिखते हैं क्या, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7, और यूनिट लिखेंगे टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, के का जो वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट 4 पाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई, के का वैल्यू म्यू नॉट बटे 4 पाई लिख देंगे, ये के का वैल्यू आ गया। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे डी बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बटे 4 पाई आई डी एल और साइन थीटा डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर। इस तरह से लिखेंगे। म्यू नॉट बटे 4 पाई, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। कांस्टेंट वैल्यूज है, ये कांस्टेंट वैल्यू है।
अब ये हो गया स्केलर फॉर्म में। नाउ मैग्नेटिक फील्ड, इन वेक्टर फॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको, देखिए डीबी वेक्टर लिखेंगे। ओके, डीबी वेक्टर यहाँ पर लिखेंगे म्यू नॉट डिवाइडेड बटे 4 पाई, यहाँ पर लिखेंगे आई और डी एल और लिखेंगे आर कैप डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर। अब आप ये सोचते होंगे कि साइन थीटा कहाँ चला गया? देखो भाई, डी एल जो था, डी एल साइन थीटा, इसी को लिखा गया है डी एल वेक्टर और आर कैप। तो यहाँ पर क्या हो गया? डी एल वेक्टर, यहाँ पर क्या हो गया? आर कैप, और यहाँ पर क्या हो गया? साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या हो गया? डी एल साइन थीटा। मतलब कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, या ऐसे भी लिख सकते हैं डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बटे 4 पाई, म्यू नॉट 4 पाई, और यहाँ पर लिखेंगे आई डी एल वेक्टर अक्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बटे क्या हो जाएगा? आर का क्यूब। ऐसा किससे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बटे आर होता है। अब इस आर कैप को यहाँ पर अगर रखिएगा तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगी। तो ये मैं लिख रहा हूँ किसके टर्म में? वेक्टर के फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में आप इस तरह से रख सकते हैं, वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ओके, अब इससे मैं हटा देता हूँ। अब इसको अगर हटाएंगे यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा जरा समझिए। इसको अब यहाँ पे ये लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आइडियल वेक्टर आर कैप, या इस तरह से लिखे राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से भी डिटरमाइन करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में, अब इसमें राइट हैंड थंब रूल में हम लोग ये देखते हैं कि ये डिपेंड्स करती है, डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ कंडक्टर या करंट कैरिंग वायर, डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ करंट कैरिंग वायर। जो करंट कैरिंग वायर है उसके शेप पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का है। ओके, अब मुझसे मान लीजिए कि इस तरह का है। सपोज दैट, पहला देखिएगा, व्हेन करंट स्ट्रेट हो, व्हेन करंट स्ट्रेट हो, सीधे स्ट्रेट हो, तो राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करेंगे? ओके, करंट स्ट्रेट होगा तो जो थंब होगा, थंब राइट हैंड का थंब गिव्स आउट डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिंगर जो है, फिंगर गिव्स आउट डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे करंट एलिमेंट कैसा है, ऐसा है, तो यहाँ पर करंट एलिमेंट तो स्ट्रेट हो गया, तो इसमें क्या कर दिया हमने, थंब को फिट कर दिया करंट के डायरेक्शन में। थंब गिव्स आउट डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट का हो गया, और राइट हैंड हो गया। अब फिंगर गिव्स आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फिंगर्स हो गए, ये फिंगर्स, तो ये क्या करेंगे, ऐसे करंट, मतलब करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। समझे बात को, एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज से घूमेगी, तो फिंगर्स क्या कर रहा है, यहाँ पर अंदर की तरफ जा रहा है, तो ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ में होगा। यानी कहने का मतलब है कि करंट स्ट्रेट होगी, इसमें करंट कैसा होगी, बिल्कुल स्ट्रेट। सो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर। समझ में आया, करंट स्ट्रेट, सो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर, ये शायद आपको समझ में आई होगी। ओके, अब इसमें क्या करना है, इसको हटाते हैं। अब एक हम लोग स्ट्रेट वायर लेते हैं और उसके पी पॉइंट पर हम लोग डायरेक्शन को बताते हैं कि डायरेक्शन क्या होगा पी पॉइंट पर। स्ट्रेट वायर में पी पॉइंट पर डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए यहां पर क्या है, स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर, और इसमें आई करंट है, और यहाँ पर एक पॉइंट है जिस पर आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और यहाँ पर भी बताना है। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, ये हो गया करंट की डायरेक्शन, इसमें करंट की डायरेक्शन फिट कर देंगे, तो इस तरह से सर्कुलर पाथ में ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो ऐसे होगी ना, ऐसे ऐसे, ये करंट हो गई, ये फिंगर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ से बाहर निकलेगी। देखो ये फिंगर्स क्या हो रही है, इसके अंदर जा रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है, तो इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, डॉट होगी, और इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, क्रॉस होगी। कहने का मतलब ये होगा कि ऐसे हो जाएगी, इस तरह से सर्कुलर पाथ में ऐसे लूप बना देंगे, देख रहे हैं, ऐसे हो जाएगी। समझ में आया, ऐसे हो गई, ऐसे। तो जितने ही दूर जाएंगे ना फील्ड, उतना ही क्या होगी, कम होगी, इस तरह से हो जाएगी, है ना। और जितने ज़्यादा करंट होगी फील्ड उतना ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये यहाँ पर है, आया समझ में बात। अब दूसरा है इसमें दूसरा है कि जब करंट जो होगा वो सर्कुलर लूप होगा तो क्या होगा, व्हेन करंट इन सर्कुलर लूप, तो राइट हैंड थंब रूल में कैसे यूज करते हैं, देखिएगा बी है कि व्हेन करंट जो है सर्कुलर लूप होगा, सर्कुलर लूप, तो पहला है इसमें कि थंब जो है, थंब गिव्स आउट डायरेक्शन, थंब गिव्स आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा है कि फिंगर्स गिव्स आउट डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन को बताता है। फिंगर गिव्स आउट डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये करंट के डायरेक्शन को बताएगा कि भाई इसकी डायरेक्शन किधर हो रही है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है इस तरह का, ऐसे,
आई हो गया इसमें, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डॉट होगा और सीधे बाहर की तरफ फील्ड निकलेगा ऐसे, और इसी तरह से अंदर से आएगा भी ऐसे, स्ट्रेट होगी, है ना। यानी करंट जो होगा इसमें, करंट सर्कुलर होगा, सर्कुलर, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट। करंट सर्कुलर तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट, राइट हैंड थंब रूल, ये इसी को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, स्ट्रेट हो गए। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को अगर मान ली कि यहाँ पर हो गया आपको क्लॉकवाइज में करंट है ऐसे, तो ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड डाउन होगी, माने इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड दिखाई जाएगी क्लॉकवाइज में। तो ये हो करंट हो गई इस तरह से, करंट ऐसे घूम रही है तो ऐसे हो गया। अगर मान लीजिए कि इस तरह से हो, इस तरह से, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ एक्स हो, यहाँ पर वाई हो, तो ऐसे करंट बह रही है इसमें एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी और के कैप होगा, ऐसे होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इस तरह से करंट बह रही है इसमें क्लॉकवाइज, तो बी जो सेंटर पर होगा वो क्या होगा, बी माइनस के कैप हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अंदर की तरफ होगा। इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ओके, अब इसमें एक छोटा सा बात लिखते हैं, क्या छोटा सा, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट, मतलब कि परमेबिलिटी उसको हम लोग बोलते हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट, तो म्यू नॉट को आप जानते ही हैं, म्यू नॉट का जो वैल्यूज होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। पर ये कैसे आता है हम लोग ये बात करेंगे। म्यू नॉट डिवाइडेड बटे 4 पाई इजिकल टू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, है ना, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम या स्पेस या एयर भी देते हैं, चलता है, एयर भी लिखा जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस कंडीशन में वैक्यूम और एयर लगभग सेम माना जाता है, लेकिन सेम तो है नहीं, पर इसमें मान लेते हैं हम लोग कि भाई चलो एयर की जो बात है वो वैक्यूम वाली भी बात करते हैं हम लोग। अब इसको अक्सर आप लोग यूनिट और डायमेंशन की इसमें बात करते हैं, तो यूनिट और डायमेंशन कहाँ से निकलेगा, एक फार्मूला निकला है उसी से निकलेगा। तो डी बी इजिकल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बटे 4 पाई, आई है डी एल है साइन थीटा और डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर। तो म्यू नॉट की अगर बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू डी बी डिवाइडेड बटे आई, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी एल और साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे म्यू नॉट, 4 पाई का तो नहीं होगा, इसको लिखेंगे मीटर स्क्वायर, इसको लिखेंगे टेस्ला, इसको लिखेंगे एम्पियर, इसको लिखेंगे मीटर। यहाँ पर क्या होगा, म्यू नॉट टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ऐसे टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और इसकी डायमेंशन जो लिखेंगे, म्यू नॉट का डायमेंशन इजिकल टू बी का डायमेंशन, बी का डायमेंशन, पहले तो आर स्क्वायर का डायमेंशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे बी स्क्वायर का डायमेंशन, मतलब कि सॉरी डी बी का डायमेंशन, उसके बाद करंट का डायमेंशन लिखेंगे और फिर डी एल का डायमेंशन लिखेंगे, डी एल। तो यहाँ पर हो गया म्यू नॉट
आर स्क्वायर का डायमेंशन होगा एल स्क्वायर, और डी बी बड़ा मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे छोटा मैग्नेटिक फील्ड हो, तो डी बी का लिखेंगे एम, ठीक है, एम टी के पावर -2 और आई के पावर -1 और डिवाइडेड बटे यहाँ पर क्या हो गया आई, यहाँ पर क्या हो गया एल, तो ए और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा म्यू नॉट, ठीक है, इजिकल टू यहाँ पर लिखेंगे एम टी, यहाँ पर लिखेंगे क्या एम टी के पावर -2 एल और आई के पावर -2, यहाँ पर लिखेंगे एम एल टी के पावर -2 और क्या लिखेंगे आई, यहाँ पर क्या हो गया म्यू नॉट, इस तरह से लिखेंगे। तो म्यू नॉट इजिकल टू हो गया एम एल टी के पावर -2 और आई के पावर भी हुआ -2, आई के पावर -2। इसमें कोई डाउट, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब ये जो फार्मूला है, ये जो हम लोग फार्मूला निकाल कर लाए हैं कि डी बी इजिकल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर, एक जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल करंट कैरिंग वायर, सिंगल करंट कैरिंग वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है और कोई सिंगल करंट कैरिंग वायर है उसका फार्मूला हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे, ये है कि कोई करंट कैरिंग वायर के वजह से, है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें और करंट चल रही है, इसमें मतलब चार्ज पार्टिकल का फ्लो हो रहा है, तो चार्ज पार्टिकल की वजह से क्या होगी फील्ड वाली बात हो जाएगी। मतलब कि हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट ऑप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे म्यू नॉट, क्या लिख रहा है म्यू नॉट, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड ऑप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट और ऑप्सिलॉन नॉट को लिखते हैं क्या हम लोग, यहाँ पर म्यू नॉट डिवाइडेड बटे 4 पाई कर देते हैं और ऑप्सिलॉन नॉट में भी 4 पाई कर देते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फिर म्यू नॉट डिवाइडेड बटे क्या कर देते हैं 4 पाई, इसको वैल्यू लिखते हैं 10 टू द पावर -7 और ऑप्सिलॉन नॉट यहाँ पर लिखते हैं 1/4 पाई ऑप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई ऑप्सिलॉन नॉट। इसको क्या लिखते हैं बच्चों, लिखते हैं 9 × 10 टू द पावर 9, ऐसे लिखते हैं। क्लियर? तो 4 पाई ऑप्सिलॉन नॉट के बदले क्या लिख देंगे 1/9 × 10 टू द पावर 9, ऐसे। तो म्यू नॉट ऑप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इतना के बदले क्या लिखते हैं, ये लिखेंगे 10 टू द पावर -7 इंटू 1/9 × 10 टू द पावर 9। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/9 × 10 टू द पावर 16। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 × 10 टू द पावर 8 इसका स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे C = 3 × क्या होता है 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट ऑप्सिलॉन नॉट = 1/c का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी आप लिख सकते हैं C² = 1/म्यू नॉट और ऑप्सिलॉन नॉट, है ना, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये फार्मूला है। ये फार्मूला आपको काफ़ी फेमस है, ये नीट में भी और जेईई मेन में भी ये पूछ चुका है, इसका फार्मूला, इसका रिलेशन। इसको C = क्या लिखते हैं, C बराबर लिख सकते हैं क्या 1/√μ नॉट और फिर क्या लिख सकते हैं बच्चों ऑप्सिलॉन नॉट।
ओके, 1/μ0 और ε0 ऐसा आप लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं μ0 ε0 इसका पावर कितना -1/2, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो μ0 क्या है आपको पता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 था। और ये क्या था, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ये था ε0, इसको लिखते हैं क्या 8.854 इंटू 10⁻854 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको लिखेंगे टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये भी क्या है, परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इसको पढ़ते हैं। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इसको बोलते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर में हम लोग ये पढ़े हैं कि कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, सिंगल वायर के लिए। और एक छोटा सा रिलेशन पढ़े हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ के हेल्प से, और इस पर कैसे क्वेश्चन बनाते हैं ये भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे इसमें। आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।